सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल पे। और अगर आप सिविल सर्विस या आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जरूर से जुड़े एंड डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। तो आज जो हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, वी हैव अ फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट रोबोट इन मैपिंग का टॉपिक है ये। दिस इज लिंक्ड विथ मैपिंग एंड ठीक है, ये आपका मैपिंग का टॉपिक है। और उसके बाद यू हैव ई सिगरेट इंदिरा पीस प्राइज इज ऑथेंटिसिटी द प्लेग ऑफ द 21st सेंचुरी। अच्छा टॉपिक ऐसे का बन सकता है ये, और है ना। और मेंस का क्वेश्चन जो मैं आपको देता हूँ दैट विल बी देयर। एंड अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, देखो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये जो सेशन है वो मैं आपके लिए प्रीमियर करता हूँ तो पहले आई हैव टू रिकॉर्ड इट, फिर अपलोड करना पड़ता है। तो जनरली आपका सेशन पूरा रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग सारा सुबह 7:30 बजे से हो जाता है। लाइव क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत है, इट्स नॉट गेटिंग रिजॉल्व ऑल्सो। जैसे वो सेशन लेने के बाद जो अपलोड होने का प्रोसेस है वो थोड़ा सा दिक्कत होता है उसमें। तो इस वजह से ये इस फॉर्मेट में लेना पड़ता है। ठीक है, तो पहले मतलब रिकॉर्ड करना, फिर वी आई हैव टू प्रीमियर इट। तो उसमें ये जो समय लग जाता है, जैसे अगर 45-50 मिनट रिकॉर्डिंग में लग गए, फिर 15-20 मिनट वो हो जाता है, तो 1 सवा घंटा का अंतर आ जाता है। बट अगेन जो है थोड़ा सा कंटेंट पर आप लोगों को फोकस करना है। सुबह 5 बजे का सेशन आ जाता है, उसको कंप्लीट आपको करना है, और फिर जो चीज़ें चल रही हैं उन पर आपको फोकस बना रहना चाहिए। ठीक है, आज एक ये टॉपिक आया है, एक टॉपिक आपका COP28 के कंटेक्स्ट में है। COP28 में मैंने हर एक एंगल डिस्कस किया है। अब आते रहेंगे, कुछ नया मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, वो रिपीटेड टॉपिक है, एडिटोरियल के अंदर आया है, वो रिपीटेड है, हर चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। तो बार बार मैं उसी को सेम चीज़ को रिपीट करूंगा तो वो वेस्टेज होगा। संडे को आई एम वेरी होपफुल COP28 पर कुछ नया आया या कुछ कंपाइलेशन टाइप आएगा तो मैं आपको गो थ्रू करा दूंगा। COP28 में इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा ध्यान दें उन सारी चीज़ों पे, है ना। जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर रखी हैं, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सारी सारी चीज़ें जितनी भी है, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे देख लेते हैं अगेन, ये क्वेश्चन देख लो। इफ AI इज नॉट ट्रस्टवर्दी एंड रिस्पॉन्सिव दैट पोस्ट ट्रूथ इज इनएविटेबल। बहुत सोच के क्वेश्चंस बनाया है मैंने इसको, और आज का ही है। मतलब पोस्ट ट्रूथ और ऑथेंटिसिटी शब्द एक यूज हुआ है एडिटोरियल के अंदर। और कल अगर आप देखोगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ट्रस्टवर्दी और रेस्पॉन्सिवनेस वो आपका मतलब वो आपका मेंशन था। तो दोनों को लिंक करके है फ्रेम दिस क्वेश्चन। सोच के लिखना पड़ेगा, 10 नंबर का क्वेश्चन है, मजा आएगा लिखने में, जरूर से लिखना। ठीक है, आकलन सीरीज में मैंने कल का जो क्वेश्चन है वो सुबह अपलोड कर दिया था क्योंकि कल काफ़ी सारी चीज़ों में लगा हुआ था। फिर यहाँ पे ये नंबर है, कोई क्वेरी है आप मुझे रीच कर सकते हैं। और है ना, थोड़ा सा अगर समय लग जाए रिप्लाई करने में तो पेशेंस रखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फिर आप लोग वो नहीं होना है, है ना, कि सर एकदम से आप रिप्लाई करो तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट मैं रिप्लाई करूंगा जिसका जेन्युइन कंसर्न है, आई हैव टू आई डिस्कस। तो ये देख लेना है, सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड कर लेना है। ये ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले तो ये वेबसाइट देख लेना, वेबसाइट पे भी आप जा सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एग्रीकल्चर ऑप्शनल का बैच 2 लॉन्च हो चुका है। इसका प्राइस, आप 3 मंथ्स के लिए जुड़ जाओ इसमें और अपने ऑप्शनल को कंप्लीट कर लो। 1 जनवरी से सारे वीडियो आप एक साथ एक्सेस कर लोगे। बट ज्वाइन अभी आप करोगे, आज ज्वाइन करते हो 20% डिस्काउंट है इसमें। तो एग्रीकल्चर ऑप्शनल जो है ये आपका प्रॉपरली जो है लॉन्च हो चुका है, ज्वाइन कर सकते हो आप। 1 जनवरी से प्रॉपर सारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अभी क्लासेस मान लो अभी से भी हो जाएं तो आप लोग उतना ज़्यादा उसमें फोकस नहीं करोगे। प्राइस काफ़ी कम है इसमें, 3 मंथ्स के लिए आप जुड़ के और अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। ये पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जाओ और ज़रूर से करो। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी रास्ता ओपन हो जाता है। अभी मैं आपको नोट्स और ये सब भी आप चाहो तो दिखा दूंगा, और कुछ हम लोग के डेमो लेक्चर्स और ये सब भी चलते रहेंगे एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए। बट गो थ्रू होना। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेंटरशिप प्रोग्राम मैंने लॉन्च किया प्रीलिम्स के लिए, और ये मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा था कि एग्रीकल्चर ऑप्शनल का बैच 1 खत्म करके और फिर मैं सारी चीज़ें लूँगा। संडे को आपका एग्रीकल्चर ऑप्शनल जो पहला बैच मैंने सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर लिया उसमें ख़त्म कर दिया है। ठीक, मतलब पहला बैच ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। संडे तक दो कुछ लेक्चर्स बचे हैं, उसमें हमारा सारा खत्म हो जाएगा। जिम्मेदारी थी इसलिए मैंने ये सब कोई बड़ी जिम्मेदारी दूसरी नहीं ली, क्योंकि ऑप्शनल एग्रीकल्चर का ज़्यादा मैटर करता है, इंपॉर्टेंट भी है, तो वो मैंने खत्म किया। तो और एग्रीकल्चर ऑप्शनल के सारे लेक्चर्स आप एक्सेस कर पाओगे जो बैच 2 में मैंने लॉन्च किया, जिसमें लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस होंगी। 1 जनवरी से अगर आप मान लो 25 की तैयारी कर रहे हो या 24 को, तो जुड़ जाओ। आज और कल डिस्काउंट भी है, ऑटोमेटेड डिस्काउंट है, उसमें आप
क्लिक करोगे अपने आप कोड अप्लाई हो जाएगा और आप ज्वाइन कर लेना। उसमें बिल्कुल भी वो नहीं करना है। मेंटरशिप प्रोग्राम प्लीज़ इसको बहुत सीरियसली लेना है। जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो 25 की तैयारी कर रहे हैं वो मत करना, 24 की जो कर रहे हैं उन्हीं को करना है, ठीक है? इसमें मैं आपके साथ कार्य करूँगा और इस पर मैं आपको बताऊँगा भी किस तरीके से इस प्रोग्राम को मैं रन करूँगा। पूरा फ़ोकस्ड रहेगा कि जो-जो इस प्रोग्राम का हिस्सा बने प्रीलिम्स को ज़रूर से क्वालीफाई करे और एकदम मेहनत की जाएगी साथ में ही, ठीक है? तो ये एक अप्रोच चाहिए होता है। ये सब चीज़ें जो है से प्रीलिम्स ट्रिक है, स्टैटिक बुक रीडिंग है ना? सब में टारगेट दे-दे के वीकली टारगेट, कब क्या पढ़ना है, रिव्यू करना, एक लाइव क्लास में हर वीक में टारगेट देना, फिर रिव्यू करना और ये सब क्वेश्चंस को कैसे लेकर चलना, ये सब कुछ आपके लिए रहेगा। इसके लिए कुछ चीज़ें हैं, ये आपका 10 जनवरी से स्टार्ट होगा प्रॉपर पूरा। उससे पहले जो-जो जुड़ेंगे क्योंकि इस पे बहुत ही कम बच्चे लिए जाएँगे, 30-40 से ज़्यादा आई कांट टेक। तो यहाँ पे जो भी जुड़ेंगे तो उनका एक ग्रुप बना के और अभी से मैं उनको थोड़ा जो भी चीज़ें पढ़ना है जिससे कि हम फुल फ्लेज 10 तारीख से शुरू कर दें, 10 जनवरी से। क्योंकि आप लोग अभी ईयर का एंड है तो वो फ्लो नहीं आपका आ पाएगा और न्यू ईयर होगा उसका हैंगओवर होगा तो वो उसमें फिर सारी चीज़ें आपकी इतनी अच्छी फ्लो में नहीं चाहते, बट जो आपकी शुरुआत हो एकदम बढ़िया तरीके से न्यू ईयर रेजोल्यूशन के साथ रहे। तो अभी इसमें भी 20% ऑफ वाला चल रहा है। ये प्रोग्राम मेरे बहुत क्लोज है और मैंने कुछ स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई भी किया है, अभी मैं उनको रीच करूंगा और उनको ज़रूर से इसका हिस्सा बनना है, ठीक है? सोचना ज़्यादा नहीं है। चलो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है इंडियाज़ फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट लॉन्च्ड। इंडिया की जो फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट है वो आपकी लॉन्च हो गई है। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कंटेक्स्ट में आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, इफ़ यू कैन सी हियर, यहाँ पे ये बाराकूडा करके है, बाराकूडा। ये इंडिया की फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट है, लॉन्च की गई है और किसके द्वारा? नावाल्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट इन्हें कहा गया है। आलापुज़ा जैसा आई थिंक केरला के अंदर एंड ये मतलब इवन रफ इस सीज़ में समुद्र में भी इसका इस्तेमाल आपका किया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। बाराकूडा रिसेंटली न्यूज़ में था तो क्या है, ये देखो कि ये बोट है, इस तरीके की ये बोट है पूरी, इसका आपको हिस्सा बनना है, ठीक है? अच्छा एक बार मुझे कमेंट सेक्शन बता देना कोई वॉइस में इशू तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है वॉइस के अंदर, तो जस्ट लेट अस नो कि अगर कोई वॉइस में दिक्कत हो तो ज़रूर से आप हाईलाइट करें, ठीक है? बर्ड्स की आवाज़ आप लोग को आ रही होगी मैं आपको अपने बर्ड्स से भी मिलाऊंगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, इज रशिया विनिंग द यूक्रेन वॉर? देखो रशिया का जो ये कंटेक्स्ट है, ध्यान समझना इस चीज़ को। जो विश्व का जो डायमेंशन इस समय चल रहा है आपका, है ना? ओवरऑल थोड़ा पिक्चर दे देता हूँ, फिर इसके बाद इस सारी चीज़ों को आप समझने का प्रयास करना। विश्व में 2 पोल्स ऑफ पावर हैं आपके। सुन लेना, इसको लिखना नहीं क्योंकि मैंने पहले लिखा रखा है सब। रशिया और चाइना एक तरफ, यूएस, यूरोपियन कंट्रीज़ एक तरफ। लड़ाई किस चीज़ की है, ठीक है? आप चाहो तो एक एक आर्टिकल में मेरा भी हिंदू के अंदर है, द ग्रेट, मैं लिंक शेयर कर दूँगा आपको। अगर आप गूगल में द ग्रेट पार्टनरशिप, यूरेशियन पार्टनरशिप ऐसे करके है एक, है ना? तो ये 2021 का आर्टिकल उस समय लिखा था, तो वो हिंदू में पड़ा हुआ है। आप सर्च करोगे ना ग्रेट यूरेशियन पार्टनरशिप ऐसे करके है, आपको मिल जाएगा, नहीं हो तो बताना कमेंट सेक्शन में। तो देखो विश्व जो है ना 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तरफ यूएसए लेड बाय मतलब यूएसए है, यूरोपियन यूनियन है, यूरोप के देश। दूसरी तरफ रशिया और आपके चाइना है। ये एक पोल्स ऑफ पावर है। ये पोल्स ऑफ पावर जो क्रिएटेड है, इनका एम क्या है कि ये एक प्रकार से इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर बने। रशिया चाइना का अपना एक वैल्यू सिस्टम है, अथॉरिटेरियनिज्म और ये सब। यूएसए और यूरोप की बात करें तो वो डेमोक्रेटिक सिस्टम पे बिलीव करते हैं, उनका अपना एक वैल्यू सिस्टम है। तो लड़ाई बेसिकली वैल्यू सिस्टम की भी है। अब ये लोग अपने डोमिनेंस और प्रोमिनेंस को इंक्रीज करना चाहते हैं। चाइना और रशिया मिलके एक यूरेशियन ब्लॉक बनाना चाहते हैं। चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है और रशिया का लेड बाय रशिया यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है, दोनों को मिला के एक यूरेशियन पावर ब्लॉक बनाना है। उसमें ईस्टर्न यूरोप, वेस्ट एशिया और चाइना, रशिया, ये सब देश आपके रहेंगे। यूएसए इसको काउंटर करना चाहता है। उसे पता है अगर वो कदम नहीं उठाएगा तो ये जो उसका डोमिनेंस है वो विश्व से ख़त्म हो जाएगा। तो क्वाड जैसी जो ग्रुपिंग है उसको फर्दर एक्सटेंड करना चाहता है। इंडिया को एक अल्टरनेटिव के रूप में देख रहा है और इंडिया को भी काउंटर करना है चाइना को, क्योंकि चाइना एक कॉम्पिटिटर के रूप में इंडिया को लेता है, इंडिया चाइना को अपने कॉम्पिटिटर के रूप में लेता है। हम न्यूट्रल भी नहीं रह सकते बिकॉज ऑलरेडी हमारा जो 3000 किलोमीटर की बाउंड्री है ऑलमोस्ट, उसमें हमारा डिस्प्यूट भी है, तो हम न्यूट्रल भी नहीं रह सकते।
जो मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसको प्रपोज भी किया था G20 के अंदर, और उसमें अभी युद्ध की स्थिति बनी हुई है गाजा और इसराइल के लिए। पॉसिबिलिटी ये है कि अगर गाजा से पूरे तरीके से फ़लस्तीनियंस को हटा दिया, ये भी एक सोच हो सकती है कि उस पूरे रीजन में ये कॉरिडोर और थोड़ा-सा वहाँ पे अगर इज़राइल ही इज़राइल रहेगा, तो वो ईज़िली चीज़ें मूव कर सकती हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि ऐसे युद्ध जो बना है, तो इसमें जो एक नेगेटिव परसेप्शन होगा, नेगेटिव परसेप्शन डेवलप होगा, वो नेगेटिव परसेप्शन अरब वर्ल्ड के अंदर वो इस कॉरिडोर को काफ़ी अफ़ेक्ट कर सकता है। लेकिन एक चीज़ समझो कि बातें तो सब कर रहे हैं। आप सऊदी अरेबिया की बातें सुन लो, ईरान की बातें सुन लो, किसी की भी बातें सुन लो, लेकिन जब आप वो देखोगे पार्टिसिपेशन के लिए, तो या फिर इज़राइल को रोकने के लिए, चाहे किसी भी तरीके से है, वो कोई भी अरब वर्ल्ड वो कोई भी तरीका अपना नहीं रहा है, कोई कदम उठा नहीं रहा है। बातें तो चलो सोशल मीडिया और उसके माध्यम से स्टेटमेंट दे देना वो अलग बात है। लेकिन जो कदम उठाना चाहिए, ना टर्की, ना सऊदी अरेबिया, ना ईरान, किसी के द्वारा कोई कदम उठाया नहीं जा रहा है। तो इससे ये भी है कि कुछ देश हैं, जैसे मान लो सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, कुवैत, ये तो ऑलरेडी ऑलरेडी जो है जैसे हमास ने अटैक किया उसको क्रिटिसाइज़ भी किया। उसके बाद इन्होंने जो है अब्राहम अकॉर्ड भी साइन किया। आपका इज़राइल भी उसका हिस्सा था और मीडिएट किया था यूएस ने। ये देश ये चाहते हैं कि इन्हें पता है कि यार अभी विश्व जो है एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ है। विश्व रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहा है, और उसे अ, उसे ये देखना है कि वो बहुत ज़्यादा अगर वॉर और इन सब में इन्वॉल्व हो जाएगा, तो वो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ अपनी जो इकोनॉमी रन करने के लिए चीज़ें हैं, वो नहीं डेवलप कर पाएगा। अगर ये वेस्ट एशियन कंट्रीज़ इन्वॉल्व हो जाएँगी, गाज़ा और इज़राइल में जो चीज़ें चल रही हैं युद्ध में, उन्हें पता है ये वॉर बहुत एक्सटेंड होगा और पूरा वेस्ट एशिया बहुत पीछे चला जाएगा, 8-10 साल पीछे चला जाएगा, और अभी वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। यही एक रीज़न है, इस वज़ह से लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इस बीच में रशिया भी वेस्ट एशिया के अंदर आता है। रशिया भी ये कहता है कि यार जो है मतलब वो सऊदी अरेबिया वाले से भी बात करता है, यूएई से भी बात करता है, ईरान भी बात करता है, एक पावर के रूप में एक्ट कर रहा है। वो दिखाने का प्रयास कर रहा है, जैसे यूक्रेन में कहा जा रहा है कि अभी वो युद्ध जीत जाएगा। ये वेस्ट एशिया में भी वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि चिंता मत करो, वॉर यहाँ बियॉन्ड एक्सटेंड नहीं होगा, हम वहीं तक वॉर को सीमित रखेंगे। ये सब मैसेजिंग दे रहा है और ये दिखाने की भी कोशिश कर रहा है, आप हमसे जुड़ोगे, यूरेशियन ब्लॉक का हिस्सा बनोगे तो आप ज़्यादा बेनिफिट में रहोगे। ये देश भी चाहते हैं कि वेस्ट कंट्रीज़ के साथ भी बना के रखें, रशिया, चाइना के साथ भी बना के रखें, अपना इकोनॉमिक एक्सपेंशन जो है वो करते रहें। ये सब चीज़ें हैं। अब इसी बीच में यूक्रेन और रशिया एक एक पार्ट है। यूक्रेन में जो रशिया ने हमला किया था, उसके पीछे एक बड़ा फैक्टर क्या है कि उसको ये लगता था दोनबास रीजन जो ये है, इस रीजन के अंदर उसको था कि अगर यूक्रेन नाटो का हिस्सा बन जाए, तो यूएस और ये बहुत रशिया के क्लोज आ जाएंगे। दोनबास और ये सब इलाके में रशियन स्पीकिंग लोग भी हैं, स्ट्रेटेजिकली भी लोकेटेड है, रशिया के भी बहुत क्लोज लोकेटेड है। तो रशिया को भी इस चीज़ का डर है कि यार यूक्रेन में अगर यूएस पहुंच जाए या यूक्रेन नाटो का हिस्सा बन जाए, तो उसको तो नुकसान है, क्योंकि एकदम बॉर्डर लगी है रशिया के साथ। तो वो चाहेगा कि ये एटलीस्ट जो बफर जोन है, इन पर रशिया का कब्जा रहे, ये एक सोच है। दूसरा ये भी है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ये आपके आर्टिक रीजन और इसके एरिया में जो परमाफ्रॉस्ट है, ये सब पिघल रहे हैं, तो उसे भी ये है कि अगर मान लो उसके पॉपुलेशन को ट्रांसलोकेट करना पड़े, ये सब थोड़ा सा रीजन ऐसे जो हैबिटेबल होंगे ऐसे एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज इवेंट में, तो चाह रहा है कि इस रीजन पे भी उसका कब्जा बना रहे। ये भी एक है। और दूसरा ये भी उसको है कि इस पूरे रीजन में जो यूरेशियन ब्लॉक डेवलप करना चाह रहा है, तो दोनबास जो है एक बहुत स्ट्रेटजिक लोकेशन है, और वहाँ पे अपने प्रेजेंस को इंक्रीज करके कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज के इन्फ्लुएंस को इस रीजन में वो रिड्यूस कर सकता है। तो ये एक चीज़ें हैं, इस कंटेक्स्ट में आपको देखना चाहिए। और अभी भी देखो, विश्व जो है, चाहे वो यूरोप हो और चाहे वो आपके यूएसए हो, इनका तो एम सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक एंगल है। इकोनॉमिक एंगल बहुत बड़ा है। यूरोप तो नहीं चाहेगा कि, क्योंकि देखो नेचुरल गैस और इन सब के लिए ठंड का टाइम आ ही गया है, और नेचुरल गैस और ये सब जो है ठंड के टाइम पे चाहिए होता है यूरोप से, रशिया से। तो वो जर्मनी है और इन सबको चाहिए होता है नेचुरल गैस और सारी चीज़ें, तो रशिया प्रोवाइड करे, ये है, ये एक स्थिति भी है। तो ये सब क्या है कि ये सारी जो सिनारियोज हैं, कहीं ना कहीं यूक्रेन और रशिया के बीच का जो युद्ध अ, है ना, तो ये जो युद्ध है, अब वो एंड की तरफ एक प्रकार से जा रहा है, और कहा जा रहा है कि अब रशिया फाइनली इसको आसानी से जीत जाएगा। और यूक्रेन का ये कहना है कि अगर आप हमें मदद नहीं करोगे तो हम इसको लॉस कर सकते हैं। यूएस ने जरूर से कहा है कि हम मदद प्रोवाइड करेंगे, कुछ पता नहीं कितने बिलियन, जो को पैसा जो बिलियन मिलियन में ही चलता है इनका, तो इतना हम देंगे। अब यहाँ पे हमारे लिए क्या काम का है, मैपिंग कंटेक्स्ट में कहानी मैंने सुना दी है, क्योंकि इस पर हमने बहुत ज़्यादा डिस्कशन पहले भी कर रखा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे,
तो ये कुछ एरियाज़ हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं, जो थोड़ा-सा हमें जहाँ से हमारे लिए थोड़ा प्रश्न फ्रेम भी हो सकता है। वो मैपिंग के कॉन्टेक्स्ट में पिछली बार भी देखोगे तो मैंने मैपिंग के वीडियोज़ आपको कराए थे और उसमें से सारे प्रश्न भी आपके आए थे। तो व्हेन यूक्रेन कैप्चर्ड रोबोटिन ज़ैपोरोज़िया, ज़ैपोरोज़िया रीजन यूक्रेन के अंदर लोकेटेड है और यहाँ पे ये एक रीजन है रोबोटिन करके। ये मैपिंग के कॉन्टेक्स्ट में आपको थोड़ा-सा याद रखना, ठीक है? ये आप थोड़ा-सा जो है याद रखना है। एंड दिस रोबोटिन टर्न आउट टू बी द किलिंग हैमलेट फॉर यूक्रेनियंस, जो वहाँ प्रेजेंस भी था, क्योंकि पहले ज़ापोरिज़िया पे यूक्रेनियंस प्रेजेंट हो गए थे, फिर रशियंस उन्हें भगा रहे थे। उसमें बहुत सारे युद्ध की स्थिति हुई, बहुत सारे यूक्रेनियंस रशियंस की मतलब उसमें मारे भी गए सोल्जर्स और ये सब। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रोबोटिन करके जगह है ज़ापोरिज़िया के पास, यूक्रेन के अंदर ही। ये थोड़ा मैपिंग के लिए आपको याद रखना है, ठीक है? दिस इज इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा ये एरियाज याद रखना। थोड़ा मैपिंग का मैं और भी पॉइंट्स, ये मैप जो आया है, मैपिंग आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे अगर आप ये यूक्रेन का हिस्सा देखो, ये पूरा का पूरा रीजन यहाँ युद्ध की स्थिति बनी हुई है, ठीक है? तो ये खारसान, ओडेसा, खारसान रीजन, ज़ैपोरोज़ियाई, निप्रो रिवर, ये याद रखना, निप्रो रिवर यहाँ यूक्रेन वाले रीजन में लगा। और यहाँ पे रोबोटिन है, मेलिटोपोल है, ज़ैपोरोज़िया आपका ओब्लास्ट है, क्रीमिया, ये जो है क्रीमिया करके रीजन है, सेवास्टोपोल करके, ये ब्लैक सी है, ये सब जगह आपको याद है। मारियोपोल है, डोनेट्स्क है, डोनेट्स्क, लुहांस्क, सेवाटोवे, है ना? ये बखमत, वॉर ऑफ बखमत अगर आप देखोगे बहुत न्यूज़ में रहता है, और युद्ध जो है बखमत का न्यूज़, तो कहाँ लोकेटेड है ये सारा, ठीक है? खार्किव रीजन है। और फिर आपका क्यूपियंस करके है। देखो ये सब रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है मैपिंग के लिए। मैपिंग में यही सब प्रश्न ही बन रहे हैं आपके लिए। आपका सारा फोकस जो है अभी इजराइल और हमास के बीच का जो चल रहा है वो आपको दिख रहा होगा। उस पर भी हमने ऑलरेडी उस रीजन की मैपिंग पर हमने कवर कर लिया है। लेकिन ये सब चीज़ें बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है। ये सारे रीजन्स आपको एकदम से पता होना चाहिए, एकदम से क्लैरिटी होना चाहिए कि अच्छा ये कहाँ रीजन मैच। देखो मैपिंग के 4 प्रश्न पिछली बार थे और मैंने एक वीडियो भी बना के डाला था जब पुराने संस्थान में था मैं। तो वहाँ पे आप देखोगे चारों के चारों प्रश्न उस 28 मिनट की वीडियो में कवर हो गया था, जो कि कवर भी किया गया था। मतलब हम लोगों ने हिंदू सेशन और इस सब में डिटेल में डिस्कस भी किया था। ये सब चीज़ें आपको थोड़ा-सा बना के रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं, क्योंकि आपको अगर इन जगहों का नहीं पता और प्रश्न पूछ लिया, तो फिर आपके मन में आएगा यार ये कहाँ से पूछ लिया, और आप फिर दुनिया भर की जो चीज़ें हैं, उस पर आपका सारा का सारा फोकस जाएगा। इधर-उधर की चीज़ें पढ़ेंगे जिसमें आपको आउटपुट नहीं मिल पाएगा। तो ये थोड़ा-सा चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ये मैं आपसे पीडीएफ शेयर करूँगा तो उसी से आप लोग चाहो तो नोट कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, अर्जेंट नीड टू कंट्रोल यूज़ ऑफ ई-सिगरेट। डब्ल्यूएचओ के द्वारा ये बात आपकी हाइलाइट की गई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा है। तो ई-सिगरेट एक इशू है, ठीक है? ई-सिगरेट इशू है, तो हेल्थ से रिलेटेड ये इशू आप कह सकते हो। हेल्थ आप जीएस पेपर 3 के अंदर इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं, हेल्थ में क्या चैलेंजेस है, कभी कुछ है तो आर्गुमेंट्स आप मेंशन कर सकते हो। जनरली ई सिगरेट काम कैसे करता है, तो इसमें पढ़ लेना, पी के मत देखना, ठीक है? तो ये देख लो कि ये इसका इस टाइप का रहता है। मतलब इधर एक सेंसर होता है, ये कार्ट्रिज होता है, बैटरी लगी होती है, ऊपर ये निकोटीन वाला होता है, ये बैटरी होती है। इसको जलाएँगे तो फिर ये निकोटीन जलता है, धुआँ-सा निकलता है, ये इधर से निकल रहा है धुआँ, ठीक है? और ये धुआँ शरीर में जाता है और हमें लगता है छू लो आसमान, ठीक है? ये इस टाइप का है। अब इसमें कहा गया है कि एक तो देखो सिगरेट और ये सब सिस्टम है, अ, उसको लोग पीते हैं, उसमें टोबैको है, उसमें निकोटीन होता है, उस वो शरीर के अंदर जाता है, लोग को छू लो आसमान टाइप फीलिंग आती है। अब इसमें केमिकल से जा रहा है, अब ये केमिकल है, मतलब इसकी मार्केटिंग ऐसी की गई है कि लोग उसको थोड़ा मॉडर्नाइज़ेशन से जोड़ लेते हैं, है ना? अब जैसे कोई अगर मान लो मतलब सबका देखो अपना-अपना ओपिनियन है, बट जनरली मार्केटिंग ऐसी की जाती है, जैसे अल्कोहल के कॉन्टेक्स्ट में या सिगरेट और इन सब चीज़ों की। ऐसा मार्केटिंग की जाएगी कि हम उसको मॉडर्नाइज़ेशन से जोड़ेंगे। तो अगर मान लो इस इन चीज़ों को करता भी है, तो उसको लगेगा कि ठीक है, मैं आई एम अ वेरी मॉडर्न पर्सन, तो उसको वो इग्नोर कर देगा उसका हेल्थ इम्पैक्ट। फिर बाद में एडिक्शन हो जाएगा, एडिक्शन होने के बाद तो फिर चाहे वो कुछ भी हो, इंसान के दिमाग में वो जाएगा नहीं, मतलब उसको ये लगेगा कि इसी से मेरा जीवन चलने वाला है। तो एक मेजर चैलेंज है, और ख़ास तौर से जो यंग पॉपुलेशन है उनको टारगेट किया जा रहा है, 14, 15, 16, 17 साल में। ये थोड़ा-सा कंसर्न वाली बात है। ये क्या है, कंसर्न वाली चीज़ हो जाती है, क्योंकि इसका फिर बहुत हेल्थ पर भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो इसमें ये देख लेना आप, लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है और सारी चीज़ें, और ई-सिगरेट है। ई-सिगरेट के कॉन्टेक्स्ट में कुछ पॉइंट्स इसमें मेंशन्ड है, डब्ल्यूएचओ ने जो हाइलाइट भी आपका किया है। यहाँ पे कहा गया है कि ई-सिगरेट को पहले तो ये है दिखाया गया है कि टोबैको को अगर आपको टोबैको जो है छोड़ना है, ई-सिगरेट की तरफ जाओ। बट कहा ये गया कि ई-सिगरेट और ज़्यादा हार्मफुल है। डायरेक्टली आप कंज्यूम कर रहे हो, केमिकल्स से जो धुआँ है उसको कंज्यूम कर रहे हो,
वो और ज़्यादा हार्मफुल आपके जो है बन जाती है। ऐसा कई जो एविडेंस है एज़ पर द डब्ल्यूटीओ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ई-सिगरेट से। इसके बाद इवन मतलब लार्ज पॉपुलेशन जो इसका इस्तेमाल करती है उसको कैसे हम रोक सकते हैं, उनके हैबिट्स को कैसे थोड़ा चेंज कर सकते हैं। लगभग 13 से 15 साल के बच्चे काफ़ी अधिक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इतनी कम एज में अगर ई-सिगरेट्स की आदत पड़ी है, ठीक है, कि मुझे जो है ई-सिगरेट ही चाहिए। अब हमारे इधर अपने एरिया में तो चलो पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा अभी तक ई-सिगरेट। आप लोग कहो तो बताना कि घर में बोल दो कि आज जो है मुझे ई-सिगरेट है, और घर पे ई-सिगरेट ऐसा पाइप वाइप लेके जाओगे तो उन लोगों को समझ में भी नहीं आएगा कि है क्या ये। तो नॉर्मली सिगरेट वगैरेट जो होती है तो सबको पता ही है सिगरेट है। तो अगर ऐसा कुछ किया तो डाँट पड़ जाएगी। और वो जो ई-सिगरेट है वो तो पता ही नहीं चलेगा, पता पता चला कि वो कुछ और ही चीज़ टाइप है ना। तो यहाँ तो इतना अवेयरनेस भी नहीं है इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए। तो मिडिल क्लास फैमिली जब हम बात करते हैं, हम अपनी बात करते हैं। लेकिन अवेयरनेस जनरेट करना ज़रूरी है। यंग पॉपुलेशन को इन द नेम ऑफ मॉडर्नाइज़ेशन एस्पेक्ट ये टारगेट किया जाता है। ये एक चैलेंज है। अब जैसे मान लो एक अभी जैसे इवेंट चल भी रहा है, अगर आप कंसीडर करोगे ना इस चीज़ को, जैसे 5 5 लोग थे और उन्होंने पार्ला 4-5 जो भी लोग थे, उन्होंने पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को ब्रीच किया। हाँ? देखो इसके हर एक डायमेंशन को आपने टीवी पे देखा, बट एक डायमेंशन और सोचना, ठीक है? एक डायमेंशन जो है और सोचना। मैं इसको समझने के लिए ना एक पॉइंट आपको बताता हूँ। इसको समझो जैसे अभी मैं जयपुर का ही एक कहानी बता रहा हूँ, कुछ समय पहले की बात है। आपने एक वेब सीरीज़ देखी होगी, मनी हीस्ट करके एक वेब सीरीज़ थी। अब एक लड़का था, वो मनी हीस्ट की वेब सीरीज़ को देख के उससे इतना इन्फ्लुएंस्ड हो गया कि वो खुद अपने आप को, वो उसमें मैंने तो नहीं देखी है, बट वो जो मनी हीस्ट वाले जो भी उसमें चोर टाइप रहे होंगे, तो वो अपने आप को वो मानने लग गया। और वो यहाँ पे एक गौरव टावर एरिया है, शायद आपको यूट्यूब और इन सब में वीडियो भी मिल जाएगा। वहाँ पे वो जाके और वो पैसे ऐसे उड़ा रहा है और अपने आप उस टाइप के कपड़े पहन के और ऐसे-ऐसी हरकतें कर रहा है। यूएसए के अंदर अगर आप जाओगे तो वहाँ पे भी क्या होता है कि गन कल्चर है। अब उसमें भी वो लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते रहते हैं, है ना? और वर्चुअल वर्ल्ड में एक लीडर या वर्चुअल वर्ल्ड में चीज़ों को पकड़ लेंगे, रियलिटी से बहुत चीज़ें दूर होंगी और फिर वो अपने आप को उसी तरीके से बिहेव करना शुरू करते हैं। फिर वो गन चला देंगे या कुछ इस टाइप की स्थिति देखने को मिलती है। कुल मिला के क्या है कि जो रियलिटी है, रियलिटी इन द सेंस, क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड का जो इन्फ्लुएंस हमारे माइंड में है वो इतना अधिक बढ़ रहा है, ठीक है? इतना अधिक बढ़ रहा है कि हमने एक अलग तरीके का परसेप्शन और थॉट प्रोसेस जो है वो मन के अंदर क्रिएट कर लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को समझो कि अगर कोई नॉर्मल पर्सन, मैं और आप हैं, ठीक है? कोई भी हम लोग नॉर्मल पर्सन हैं। जब हम इस प्रकार के, देखो प्रोटेस्ट जैसी जो चीज़ें होती हैं ना, प्रोटेस्ट आप देखो, हमारा संविधान हमें प्रोटेस्ट का राइट देता है। इवन आप पार्लियामेंट के बाहर खड़े होके प्रोटेस्ट करोगे ना, कोई रोकेगा नहीं, प्रोवाइडेड कोई सिक्योरिटी ब्रीच ना हो। बहुत लोग करते भी हैं प्रोटेस्ट, आप देखो कई प्रोटेस्ट हैं, लोग जाते हैं प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन जब आप सिक्योरिटी ब्रीच करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर रह रहे हैं और उसमें ये एक बड़ी चीज़ है, सिक्योरिटी ब्रीच। अब जैसे मान लो उन्होंने भगत सिंह से अपने आप को लिंक किया और उन्होंने सोचा होगा कि हम ऐसा कुछ एक्ट करेंगे और इससे एक वो क्रिएट हो जाएगा, सारी चीज़ें। देखो वो समय अलग था, वो समय था जब आपके ब्रिटिशर्स थे। अभी जो समय है वहाँ पे हमारे पास एक सिस्टम है, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है और हमारे पास डिफरेंट संस्थाएँ हैं, जिनके जो कि अ, हमारे डिफरेंट ग्रीवेंसेस को रिड्रेस कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो अगर हम कहेंगे तो एम्प्लॉयमेंट के लिए आज के समय में जैसे मान लो अ, अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ की अगर आप बात करो तो एक लेवल तो गवर्नमेंट की है, दूसरा आपका प्राइवेट सेक्टर है। गवर्नमेंट की बात करोगे, अगर आप मान लो सरकार की ही बात कर लो, तो गवर्नमेंट में जॉब पाना आज के समय में देखो आसान नहीं है। बहुत-बहुत टफ कॉम्पिटिशन है। बहुत लोगों को मेहनत करनी पड़ती है और अब जो इन्होंने एक्ट कर दिया उसके बाद तो देखो गवर्नमेंट जॉब तो मिलनी नहीं है। अब आ जाते हो प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है? प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाते हो तो वहाँ चाहिए स्किल, बिना स्किल के आपको जॉब नहीं मिलेगी। आप वहाँ सर्वाइव विदाउट स्किल कर ही नहीं सकते, विदाउट परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको जैसे मान लो आपको किसी भी चीज़ पे अगर आपके पास स्किल है, आप प्राइवेट सेक्टर में आपको देखो जॉब मिलती है। किसी न किसी लेवल पे आस-पास आप देखो, अगर
है ना? अब जैसे मैं ही कई लेवल पे कुछ हमारे छोटे-मोटे काम रहते हैं तो मैं रीच करता हूँ, स्टूडेंट्स को रीच किया या किसी को रीच किया, कोई मिलता ही नहीं है। पीपीटीज़ बनानी ही नहीं आती लोगों को, बताओ। पीपीटीज़ बनानी नहीं आती, वीडियो एडिट करना नहीं आता, सारी चीज़ छोटी-छोटी चीज़ें नहीं आती, जिससे आप अर्निंग कर सकते हो, ठीक-ठाक अर्निंग कर सकते हो कि आप काम कर लो। तो यहाँ पे देखो एम्प्लॉयमेंट स्किल पर निर्भर करता है और अगर आपके गवर्नमेंट जॉब में जाने का एम है, तो वहाँ पे तो देखो वहाँ पे तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब गवर्नमेंट में ऐसा नहीं कि सबको ले लोगे, है ना? तो जब हम ना गवर्नमेंट की जॉब निकाल पा रहे हैं, ना हमारे पास स्किल है कि हम एम्प्लॉय जो है प्राइवेट सेक्टर में जा पाएँ, तो उसमें जब हम कहीं न कहीं थोड़ा बहुत रह जाएँगे, तो फिर कहीं न कहीं एक लॉजिक ढूँढेंगे और उसमें फिर हम कई सारे ऐसे एक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। तो ये तो देखो एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट में जो मैंने चर्चा किया, बाकी देखो वो सारी सिक्योरिटी फोर्सेस और सारी चीज़ें हैं जो कि देखेंगी इस एक्ट को, इवेंट को। बट हमें समझना है कि एज़ अ यूथ, एज़ अ सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, पार्लियामेंट जो है ना, पार्लियामेंट जैसी संस्थाएँ जैसे सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग हो, अब सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम, अब वहाँ जाके आप जो है जज के सामने कुछ करने लग जाओ। इतना तो देखो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना। इतना जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए। आप किसी के घर पे आप बिना ऐसे एंटर नहीं कर सकते। ये तो पार्लियामेंट है और जो है बड़ी-बड़ी संस्थाएँ हैं, सुप्रीम कोर्ट हो गया, किसी भी, है ना? आप यूपीएससी में चले जाओ, यूपीएससी में आप इंटरव्यू चल रहे हैं ना, अब इंटरव्यू में जा रहे हो और यहाँ पे जो है अ, कुछ इस प्रकार का एक्ट अगर आपने कर दिया, है ना, यूपीएससी के अंदर, तो जैसे आप जाते होगे, आप मतलब जिन्होंने इंटरव्यू दिया देखा होगा, तो जाओगे, सीआईएसएफ होता है, चेकिंग होती है, फिर एंटर करोगे। एंटर करते ही थोड़ा आगे जाओगे तो 2 कॉरिडोर्स होते हैं, एक कॉरिडोर इधर, एक कॉरिडोर इधर। फिर थोड़ा आगे जाओगे तो एक हॉल है जहाँ सब लोग बैठते हैं, वहाँ टेबल्स होते हैं, उस टेबल में 4-4 लोग ऐसा बिठा के वही सारा फॉर्म फिल करना और सारा चलता है। और ये उससे पहले ही एक हॉल होता है इधर और इधर, ठीक है? उसके बगल में बाथरूम है, तो इधर और इधर दोनों हॉल है जहाँ बोर्ड मेंबर्स बैठते हैं, सबका नंबर आता है और फिर वो लोग वहाँ वहाँ पे आप इस टाइप का कोई एक्ट कर दो, हू हल्ला कर डालो, भगा देंगे 2 मिनट में और आपको डिबार अलग से कर देंगे। अब कह दो मेरा राइट है, मेरा राइट है। ये सब चीज़ें हमें समझना पड़ेगा, हमें ये समझ डेवलप करनी है। हाँ, अगर हमारा एम कुछ और है कि हम भाई पॉलिटिक्स में अपना कुछ करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, बट उसका भी देखो एक तरीका है, आज के समय में तो खास तौर से तरीका है, मतलब सोचना पड़ेगा कि हम किस लेवल तक जा सकते हैं, किस लेवल तक जो है हम जा सकते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी बातों को कैसे रखते हो। तो कहने का क्या मतलब है, जैसे मैंने वो आपको मनी हिस्ट वाला बताया ना, वह तो अब उसने क्या, वर्चुअल वर्ल्ड ने उसके दिमाग में इतना ज़्यादा कैप्चर उसको कर लिया कि वो फिर उस टाइप का एक्ट किया। इसी तरीके से ये लोगों के मन में भी कुछ इस तरीके का साइकोलॉजिकल, आप कह सकते हैं कि अपने ही व्यू पॉइंट और अपना ही साइकोलॉजिकल इतना ज़्यादा माइंड के अंदर आ गया होगा कि उन्होंने इस प्रकार का एक्ट किया। ऑल्दो अभी सिक्योरिटी एजेंसीज़ और सारी चीज़ें जो है इस चीज़ को फिर देखेंगे, ठीक है? ये सारी कि कौन इन्वॉल्व्ड है। फिर तो देखो आपकी इच्छा है तो लोग मिल ही जाएँगे इस टाइप का एक्ट कराने के लिए। ये बहुत ज़रूरी, बहुत सीरियस चीज़ है और मतलब इसमें आपको कोशिश करना चाहिए, आप इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो कि इन चीज़ों को थोड़ा सीरियसली लेना है। सिक्योरिटी ब्रीच देखो, पार्लियामेंट है, उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, मतलब बहुत बड़ी मतलब ये एक मतलब पूरा सिस्टम ही वही रन हो रहा है ना, पूरा देश उन्हीं के द्वारा ही रन हो रहा है। वो एक सिक्योरिटी ब्रीच मान लो किसी के द्वारा कुछ और एक्ट कर दिया जाता, कितनी बड़ी बात होती सिक्योरिटी ब्रीच। तो इसको थोड़ा-सा ध्यान रखना इस चीज़ों को। तो यहाँ पे ये चलो ये तो हो गया। तो यहाँ पे कुल मिला के यही बात, इसमें भी मैं ये कॉन्टेक्स्ट यही दे रहा हूँ कि जो वर्चुअल वर्ल्ड आज के समय में है ना, वो यूथ के माइंड को बहुत अफ़ेक्ट कर रहा है क्योंकि रियलिटी से हम बहुत दूर जा रहे हैं। रियलिटी इंटरैक्शन पे डिपेंड करती है, रियलिटी हमारी मेमोरी पे डिपेंड करती है। रियलिटी जो है वो हमारी इमोशनल लिंकेज पे डिपेंड करती है। समाज में हम जब जाते हैं, सीखते हैं, उस पर डिपेंड करती है। और वर्चुअल वर्ल्ड सिर्फ़ परसेप्शन पे चलता है और परसेप्शन कैसा भी हो सकता है। ई-सिगरेट का परसेप्शन जो है, इसको पी के छू लो आसमान वाली बातें आ जाएँगी या इससे मेरी लाइफ़ लाइफ़ जिंगा-लाला हो जाएगी और वो पी के आपको लगेगा बस मैं ही हूँ। इस टाइप का थॉट प्रोसेस अगर आ जाएगा, हेल्थ का नुकसान होना है। मार्केटिंग कुछ इसी तरीके से की जा रही है। ये जो परसेप्शन है, एआई का इस्तेमाल है और सारी चीज़ों की वजह से जो चैलेंजेज़ आ रहे हैं, उनको डील करना बहुत मैटर। नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविस्ट अली अबू अवध और पियानिस्ट डैनियल जो है, इनको इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ मिला है, देख लेना। तो इनको डैनियल बैरन मोइम करके हैं और ये अली अबू अवध हैं। इनको ये जो है, इनको इंदिरा पीस प्राइज़ मिला है बिकॉज़ इन्होंने नॉन वायलेंट रिज़ॉल्यूशन ऑफ द इज़राइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट इस पे कार्य किया है। दोनों के अरब वर्ल्ड और इज़राइल के यूथ को साथ में लेकर आना, ठीक है? अपने जो कार्य से।
इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ की अगर आप बात करोगे तो ये जो पीस प्राइज़ है ये आपका 1986 से है और 25 लाख रुपए अलॉन्ग विथ एक साइटेशन मिलता है और ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल को दिया जाता है जो आपके इंटरनेशनल पीस और डेवलपमेंट में काम करते हैं। साइंटिफिक डिस्कवरी है, बहुत सारे एरियाज़ में मानवता के लिए कार्य करना और सारी अच्छा बड़ा एक प्राइज़ माना जाता है। इंदिरा गांधी पीस जो प्राइज़ है फॉर पीस एंड डिसआर्ममेंट बड़ा प्राइज़ माना जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं ऑथेंटिसिटी इन अ पोस्ट ऑथेंटिक वर्ल्ड। बहुत अच्छा है, इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए पिक किए। ऐसे टॉपिक्स बेसिकली निबंध लिखने के लिए या फिर आप देखोगे तो इथिक्स के पेपर में बहुत आ जाते हैं या टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन इस पे, तो थोड़ा इसमें हम पोस्ट ट्रुथ की बात करें। ठीक है, और एक ऑथेंटिसिटी शब्द जो है, ऑथेंटिसिटी ये है, ये दो चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं, है ना। बहुत अच्छा है, इसमें थोड़ा मैं आपको चर्चा करूंगा, फिर उसके बाद जो लिखा है वो तो हम डिस्कस कर ही लेंगे। कुछ लाइंस हैं, वही जो अभी चर्चा कर रहा था उसी पे है। और अभी हम लोग एआई का जो है रेस्पॉन्सिव ट्रस्टवर्दी एआई पर अभी कल ही चर्चा की थी, उससे पहले भी हमने चर्चा इस पर बहुत अच्छी की थी। तो यहाँ पे देखो पोस्ट ट्रुथ का कंसेप्ट है, पोस्ट ट्रुथ जो एक शब्द है। तो पोस्ट ट्रुथ क्या है कि यहाँ पे क्या है कि देखो पोस्ट ट्रुथ को समझने के लिए ना, अब जैसे इसको समझो, एक है ना, आज के समय में देखो अगर आप यूट्यूब सर्च करोगे ना, हर तरीके के थॉट प्रोसेस, मतलब पहले तो ये था कि जैसे चलो घोस्ट की बात करते हैं ना, घोस्ट भूत ऊत जो होते हैं ना, तो पहले के टाइम पे थोड़ी मोटी दो चार लोग बातें कर लेते थे। अब तो इसमें पॉडकास्ट होता है, देखो अब खूब व्यूज होते हैं मिलियंस में, पॉडकास्ट और पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, लोग जम के देखते हैं। आप सोचो, जो चीज एक सोच थी, ठीक है, जो सोच थी एक प्रकार से, ठीक है, रियलिटी क्या है वो पता नहीं, लेकिन जो सोच थी, जो एक किसी गांव के एक कॉर्नर तक सीमित रहती थी, अब वो सब लोग मानने लग गए हैं। पॉडकास्ट में ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जो अपने बिलीफ सिस्टम को या अपनी सोच को दूसरों दूसरों को उससे इन्फेक्ट कर रहे हैं, है ना, अपने विचारों से इनको लेके फिर बोलेंगे ये क्रिया होती है, वो क्रिया होती है, सारी चीज़ें अब आपकी रहती है। अब इसमें देखो बिलीफ नॉन बिलीफ, घोस्ट एग्जिस्ट करता नहीं एग्जिस्ट करता वो सेकेंडरी है, उस पर मैं डिबेट में नहीं जा रहा हूँ। बट पॉइंट क्या समझना है कि जब हम बात करते हैं, जैसे मान लो ना, कई बार बोलते हैं, देखो इमली का पेड़ है गांव में, सुना होगा हमारे गांव में भी एक इमली का पेड़ था, तो बोले वो रात को मत जाना इमली के पेड़ पे। और क्यों, बोले उधर वो ना भूत रहते हैं, उधर मत जाना। अब हम छोटे छोटे थे तो नहीं जाते थे डर के मारे, ठीक है। फिर अब आप कुछ पॉडकास्ट आप सुनोगे ना, तो उसमें क्या बोलते हैं कि नहीं सही में इमली के पेड़ में मत जाना, अगर उस इमली के पेड़ में जो वो फल नहीं आ रहे हैं तो उसमें जरूर से कोई नेगेटिव एनर्जी है। वे लॉजिक दे दिया। अब अगर ये समझो कि, अब इसमें ये सोचो कि उस बात को आपने ट्रुथ मान लिया। और ट्रुथ क्यों माना? ट्रुथ बेसिकली आपने पर्सनल बिलीफ और इमोशन के बेसिस में माना, असल में वो ट्रुथ नहीं है। ट्रुथ को अगर देखा जाए तो वो एविडेंस और लॉजिकल रीजनिंग पर बेस्ड होना चाहिए। एविडेंस और लॉजिकल रीजनिंग क्या कहता है कि वो पेड़ है एक, उससे इमली का फल आता है, पेड़ के नीचे बैठूंगा आराम से मजा आएगा, बैठा हवा हवा थोड़ी चली और उसके बाद इमली खाई, चल दिए। इमोशन और पर्सनल बिलीफ क्या कहता है? अरे वहां मत जाना, भूत लग जाएंगे। ये जो पोस्ट ट्रुथ की सिस्टम है ना, ये बहुत अधिक प्रिवेलेंट हो गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद। अब और चीजें पोस्ट ट्रुथ या लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी देखने को मिल रही है, क्योंकि देखो जब आप एविडेंस और लॉजिकल रीजनिंग भी बोलोगे ना, तो उसके लिए भी आपको कुछ चाहिए। जैसे आज एआई का इस्तेमाल करके कोई भी फैक्ट, कोई भी रिसर्च पेपर, कोई भी किसी का भी आप वीडियो, ऑडियो सब क्रिएट कर सकते हो। कोई जान ही नहीं पाएगा सच क्या है गलत क्या है। तो पोस्ट ट्रुथ जो है ना, जो जो हम ये कहते थे कि यार जो पोस्ट ट्रुथ है जो कि इमोशन और पर्सनल बिलीफ पर बेस्ड था, और ये हम उसको अलग कैसे करते थे? बोले एविडेंस और लॉजिकल जो रीजनिंग है ना, एविडेंस और लॉजिकल रीजनिंग अगर है तो वो उसके बेसिस में कुछ चीजें स्टैब्लिश करते हो तो ट्रुथ है। बट जो एविडेंस और लॉजिकल रीजनिंग है ना, अब उनके लिए जो फैक्ट्स आपको चाहिए वो भी एआई के बेसिस में जनरेट किया जा सकता है। तो अब आप ये सोचो कि क्या ट्रूथ है और क्या पोस्ट ट्रूथ है, क्या ऑथेंटिक है, क्या ऑथेंटिसिटी लैक करता है, इसके बीच की जो लाइन है वो खत्म ही हो गई है। कोई क्या कैसा किसी को पता नहीं। इंटरेक्शन आपका जो है बहुत वीक हो चुका है, वर्चुअल वर्ल्ड का इन्फ्लुएंस बहुत इंक्रीज हो चुका है। तो फिर कैसे हम किस चीज़ को जो है हम मानेंगे? ट्रुथ क्या है क्या जानेंगे, है ना। जैसे
महाभारत रामायण देखते होगे ना पहले, जैसे टीवी में आता रहता था कि धर्म है और जो है ना ये ट्रुथ है, सत्य है और इस टाइप की बातें आज तो रहता था। आज के समय में कैसे, मतलब वो चीज़ कैसे आप इस्टेब्लिश करोगे? जनरली देखा जाए ना, क्योंकि पोस्ट ट्रुथ का जो एक एरा आ रहा है वो एक बड़ा चैलेंज है, और एआई के माध्यम से ये चीज़ें और चैलेंज बेस्ड आपकी हो जाएँगी। जैसे कि एग्ज़ाम्पल दिया है कि एक जर्मन फोटोग्राफर बोरिस एल्डरगेंसेन है, उन्होंने क्या किया, एक वर्ल्ड फोटोग्राफी वो हो रहा था कुछ, उसमें एआई का यूज़ कर लिया, ये जो कॉम्पिटिशन कर रहा था उनको पता ही नहीं चला, और उसके बाद उसको बेस्ट प्राइज़ दिया। फिर उसको लगा यार ये तो गलत बात है, फिर उसने कह दिया कि मैं अवार्ड नहीं ले सकता क्योंकि मैंने एआई का इस्तेमाल किया था। बाकी लोग हैं जेन्युइन किया होगा। तो ये एक बड़ी चीज़ हो जाती है। जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ये है ना, तो ये फेक कंटेंट तेज़ी से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आज के समय में एआई के अवतार के बेसिस पे ओपिनियन पेज, फिक्शन, पेंटिंग, कुछ भी रिसर्च पेपर, कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हो। मैंने 2 दिन पहले डिस्कस किया था, कमेंट सेक्शन बताना, एस्ले करके थी। तो वो तो जो प्रोफाइलिंग कर देगा वोटर्स की और उनको रीच करके जो बातें सुननी है वो करेगा। यूएस के अंदर ही देखने को मिला है, ठीक है? ये एक है। फिर उसके बाद एआई प्रिज्यूम्ड एबिलिटी टू क्रिएट किसी भी प्रकार का कन्विंसिंग टेस्ट, डेटा, रिसर्च, जर्नल्स, हर चीज़ क्रिएट कर सकता है। और है ना, बहुत सारे लेवल पे जीडीपी के कंटेक्स्ट में, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, इन्फ्लेशन से रिलेटेड, कोविड में, अब कोविड के फैक्ट या फिर एम्प्लॉयमेंट है ना, कुछ भी, मतलब अब जैसे आप देखो ना, जो यूथ है वो बहुत सोचता, यूथ है मतलब सबकी बात नहीं हो रही, बट जनरली आप एक बिलीव करते हो ना, जो आपका बिलीफ है ना, उसी बिलीफ के बेसिस का डेटा आपको मिलता जाएगा और वो बिलीफ स्ट्रांग होता जाएगा। अगर आप ये मानोगे यार इंडिया है, इंडिया के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस सही से काम नहीं कर रहे हैं, अब उसी प्रकार के बिलीफ को जो आप बिलीव कर रहे हो, ठीक है, किसी ने कह दिया आप बिलीव कर लिया, अब वैसा ही डेटा इकट्ठा करते करते वो बिलीफ इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप कुछ ऐसा कदम उठा लोगे जो कि ठीक नहीं है। तो आप पर्सनल बिलीफ को इतना प्रोमिनेंट कर लोगे और उसके लिए आपके पास डेटा, रिसर्च, जर्नल सब कुछ मिल जाएगा आपको। और वो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द एआई। ये पोस्ट ट्रुथ एरा को, जो हम कहते थे कि भाई एविडेंस और लॉजिक के बेसिस में हम ट्रुथ और पोस्ट ट्रुथ को थोड़ा सा अंतर कर सकते हैं, वो तो लाइन खत्म हो चुकी है। आगे जाके क्या सच है क्या नहीं है कुछ पता नहीं है, ठीक है? तो ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो ऑथेंटिसिटी विच इज़ है ना, ऑथेंटिसिटी की अगर बात की जाए, व्हेन यू टॉक अबाउट द ऑथेंटिसिटी, तो विच इज़ इनहेरेंटली लाइक एन ऑनेस्ट परफॉर्मेंस रिमेन्स इल्यूसिव बिकॉज फेक न्यूज़ जो है, पोस्ट ऑथेंटिसिटी इज अ सोशल इशू दैट इज अ साइन ऑफ वार्निंग ट्रस्ट इन अ कॉमन सिविक एंडेवर रादर देन प्योरली टेक्नोलॉजिकल और मीडियम प्रॉब्लम्स, ठीक है? तो ये वही बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है? तो ऑथेंटिसिटी एंड ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या होता है कि क्या ऑथेंटिक है? ऑथेंटिक, क्योंकि किसके बेसिस पे आप ऑथेंटिसिटी स्टैब्लिश करोगे ना, आप बोलोगे यार मैंने ना ये जर्नल पढ़ा, ये आर्टिकल लिखा होता है, अरे वो एआई ने क्रिएट किया है। आजकल तो व्हाट्सएप के मैसेज को सच मान के मान जाएंगे लोग, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ घर के अंदर एक आते हैं जो है थोड़ा घर के कुछ कार्य को करते हैं, ठीक है? साल दर साल से आ रहे हैं। अब वो फ़ोन का बहुत इस्तेमाल करती हैं। घर में जो काम करने आते हैं, वो फ़ोन का बहुत समय से इस्तेमाल करती हैं। तो वो क्या है, एक बार मैं सुन रहा था बातें उनकी, ठीक है? तो वो मतलब उनकी बातें सुन के, क्योंकि उनका बिलीफ क्या सिस्टम है, अलग-अलग बिलीफ, मतलब बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशन है। अब सुपरस्टिशन को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए वीडियोज़ भी हैं और कुछ पढ़ने के लिए कंटेंट व्हाट्सएप में उनका ग्रुप भी जो मिलेगा जिसमें यही सब बातें भी हो जाएँगी। तो वो ऐसी ही बातें, मतलब ऐसे करा रहे, मेरे गाँव में ऐसा था, फिर उसने एक साँप पे पैर रख दिया, फिर उस साँप ने फिर उनसे बदला लिया और ऐसे-वैसे हुआ, इस टाइप की बातें वो शुरू कर दी। अब मैं क्या लॉजिक दूँ उनको, ठीक है? फिर उसमें मूवी भी बनी हुई है तो वो भी कर देंगे। अब ज़्यादा बोलोगे तो सुनेंगे ही नहीं। अब उनकी इस बिलीफ को स्ट्रॉन्ग किसने कर दिया? पहले तो चलो उन्हीं तक सीमित है, तो थोड़ा डर रहेगा कि यार बोलूँगा पता चला मानेंगे नहीं। अब तो उनके लिए व्हाट्सएप मैसेज भी हो गया, अरे उस गाँव में ये देखो ये ऐसा है, ठीक है? ऐसा हुआ है। या फिर कोई आर्टिकल देख लेंगे या फिर कोई वीडियो देख लेंगे और फिर अगर देख लिया तो उनका बिलीफ और स्ट्रॉन्ग हो जाए कि अरे होता ही है ना? अब वो एक दिन बात कर रहे थे कि बोले कि जो है सपने में आता है और उस उनके सपने में खजाना का आया था और फिर जो है वो गए और उसी जगह पे उन्होंने डिग किया तो उनको वहाँ खजाना मिला और जिसके सपने में आएगा वही डिग करेगा तभी उसको मिलेगा। कोई और
करेगा तो उसको नहीं मिलेगा। अब बताओ इसका क्या लॉजिक है? और क्या बेसिस था इसका? यूट्यूब में वीडियो देख लिया था इस चीज़ का, तो मान गया। अब उनके घर में किसी को सपना कुछ आया, वो खोद डाला उन्होंने कहीं पे, मिला उला कुछ नहीं। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम है। व्हाट इज़ ऑथेंटिक, व्हाट इज़ पोस्ट ट्रुथ, बहुत बड़ा टॉपिक है, याद रखना इस चीज़ को। तो ये एक चैलेंज आगे जाके बहुत जो है बड़ा चैलेंज जो है वो आपका बनेगा। क्वेश्चन भी मैंने जो फ्रेम आपके लिए किया है, सोच के लिखना पड़ेगा। इफ एआई इज नॉट ट्रस्टवर्दी एंड रेस्पॉन्सिव देन पोस्ट ट्रुथ इज इनएविटेबल। सोच के लिखना पड़ेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया प्रश्न फ्रेम हुआ है। ये क्वेश्चन, ये इस नंबर पे आप मुझे रीच कर सकते हो। अगेन आई एम सेइंग, सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करना। एग्रीकल्चर ऑप्शनल का बैच 2 लॉन्च हो चुका है। अभी आज आपका ऑफर है, 20% ऑफ है, ज्वाइन कर लो। एक प्लान हो जाएगा, पूरे वीडियोस मिल जाएंगे। एक 3 मंथ वाला करना या 6 मंथ वाला करना आपके ऊपर है। 3 मंथ का प्राइस बहुत कम है, ठीक है। आज 20% डिस्काउंट भी हो जाएगा। बढ़िया ऑप्शनल पे कमांड हो जाएगा। इसमें मैं आपको नोट्स भी दूंगा। जो ज्वाइन करेंगे ना अर्ली, जो कुछ बच्चे हैं, उनको मैं नोट्स की बुकलेट भी दूंगा, ठीक है। वो भी आप लोग ले लेना। वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड है, गो थ्रू होना। ये मेंटरशिप प्रोग्राम है। इसमें प्लीज़ 24 के बच्चे जो भी हैं जोड़ना जरूर से। उसमें इस प्रोग्राम में भी 20% ऑफ चल रहा है आज और कल। और इसमें पूरा पूरा प्लान मैंने डिस्कस किया, सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड रहेंगी। स्टार्टिंग मैंने बता दिया था, देख लेना। पूरा फोकस्ड रहेगा और एकदम मैं आपके मेंटर के रूप में काम करूंगा प्रीलिम्स के लिए। क्योंकि प्रीलिम्स की जब आप तैयारी करते हो, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कैसे अप्रोच करें, CSAT कैसे करें, बहुत सारी चीज़ें होंगी, हर चीज़ इसमें कवर्ड होगी, है ना। वो पूरा प्लान मैं आपसे डिस्कस भी करूंगा। प्लीज़ ये 24 की 25 की कर रहे हो, प्लीज़ मत करना, ठीक है। 25 कर रहे हो तो ये कर लेना, ऑप्शनल अपना कंप्लीट कर लेना। ऑप्शनल पे कमांड जरूरी है। और आप अपने आंसर मुझे सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल पे भी सेंड कर सकते हैं। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और सेशन को जरूर से लाइक करें। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।